मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी की महाडिबेट का। आज बात सरकार के उस ऐलान की जिसने एक बार फिर बता दिया है मोदी हैं तो मुमकिन है। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव लगाया है और वो है सीएए, यानी देश में अब सीएए लागू हो गया है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर तो केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यह कानून लागू कर सबको चौंका कर रख दिया। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। साल 2019 में इस कानून में संशोधन किया गया था। संशोधन के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। चुनाव से पहले सीएए लाकर मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। उधर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा। बहरहाल सीएए पर एक बार फिर बड़ा घमासान हो सकता है और आज की महाडिबेट में भी कुछ होंगे सवाल, लेकिन कौन से सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी वो इस बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। पहला सवाल रहेगा महाडिबेट का, चुनाव से पहले सीएए, क्या यह है सरकार का मास्टर स्ट्रोक? ये है पहला सवाल महाडिबेट का। दूसरा सवाल है सीएए लागू, मोदी की गारंटी वाला दांव क्या पूरा हो गया है? तीसरा सवाल क्या है देख लेते हैं। 24 में घमासान, कितना मिलेगा फायदा? क्या फायदे के लिए इसे लाया गया है, इसलिए इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। महाडिबेट इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। कौन खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आपको स्क्रीन पर वो चेहरे दिखाई भी देंगे हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता है मिलन भार्गव जी, कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष है अवनीश बुंदेला जी, हिंदू पक्ष से अशोक जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम पक्ष से गुलाम सरवर जी जुड़ चुके हैं और साथ ही इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सूर्य मैथिल जी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। उनके साथ भी हम इस महाडिबेट में सवाल जवाब का सिलसिले को बढ़ाएंगे और मिथिलेश भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मिथिलेश, पहले मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। कुछ लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है इंदौर में? देखिए, इस वक्त जो तस्वीर में मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी है और इंदौर में जबरदस्त जश्न का माहौल है। जैसा कि पूरे देश में इस वक्त सीए के बाद जश्न का माहौल है। हालांकि कई लोग अब विरोध भी कर रहे हैं, राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सांसद शंकर लालवानी से बात करेंगे। सर, इंदौर में जश्न का माहौल है, लंबे समय से इंतजार चल रहा था। बहुत उत्साह का माहौल है। वर्षों से मांग कर रहे थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर आए माइनॉरिटी, खास करके पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, जो वहाँ की माइनॉरिटी चाहे हिंदू हो, सिख हो, बड़ी संख्या में आए। यहाँ पर भी सिख हिंदू हैं, सब यहाँ आए। वर्षों से मांग कर रहे थे नागरिकता को लेकर, अब वो सम्मान के साथ रह सकते हैं। और इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी पूरी उम्मीद मोदी जी के ऊपर है, आशा की किरण मोदी जी के ऊपर है। अब ये सीए लागू होने के बाद उनकी आशा और उम्मीद और बढ़ गई है। विरोध भी शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इस कानून में कहीं भी ये नहीं है कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। ये सिर्फ नागरिकता देने का मामला है और वो भी वहाँ के जो पीड़ित अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। इनसे बातचीत को आगे बढ़ाइए, हम महाडिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष से गुलाम सरवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम जी, सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद। चांद दिख गया है, कल से रोजा रखा जाएगा। और फिर सवाल आपसे ये कि सरकार कह रही है कि नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी गुलाम जी।
हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है, अपनी बात कहिए। जी सरवर जी। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सीए जो अधिसूचना जारी हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जबलपुर के तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के ये लोगों देश को के हित में डरने बहुत अच्छा फैसला या है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल नहीं। मुसलमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुसलमान 2014 के बाद बहुत सुरक्षित है इस देश के अंदर। मुसलमानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी ताकतवर हस्ती हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो। ठीक है अशोक जैन जी, तो फिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं सीए को लेकर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि लागू नहीं होने देंगी। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? दूसरा प्रश्न आप। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी जैन हाँ, साहब। आ रही है। जैन साहब, सवाल मेरा यह है कि सरकार तो साफ जी। कर रही है कि नागरिकता देने के लिए कानून लाया जा रहा है, लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं कि नागरिकता छीन ली जाएगी? नहीं, डराने की बात ही नहीं भाई। जो हिंदू समाज है, जो बाहर से आया हिंदू, उनके लिए तो ये कानून बना है कि उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, जबकि हिंदू को नागरिकता मिलना थी। तुष्टिकरण की नीति के कारण आज तक किसी को नहीं दी, उनको जो आए उनको नागरिकता दी है। तो इसलिए कानून बना है कि जो भारत में जो हिंदू समाज की जो स्थिति है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान में हिंदू समाज की स्थिति वहां तो बदलाव करके आए और उनको 15-15 सालों के शरणार्थी सभी के बेटे हैं। इसलिए कानून बना है कि उनको स्थान मिले वापिस और भारत की नागरिकता मिले, जो अपना सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। तो डराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो उनको कोई प्रताड़ित थोड़ी कर रहे अपन। वो उनकी जगह उनका जो सारी जो 10 साल में जो उनको मान सम्मान और इज्जत मिली है, उसके पहले कहाँ उनको मिलती थी? उनको मैकेनिकल इसी लाइन में पटक रखा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हर मुसलमान को जो सुविधा हिंदू समाज को मिल रही है, मुस्लिम समाज को मिल रही है। बीपीएल कार्ड अगर 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है तो उनमें 40% मुसलमान भी है, उनको ये थोड़ी उनको नहीं दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बना तो उनके लिए भी लागू है, सबके लिए। ऐसा थोड़ी कि किसी सिर्फ हिंदू समाज के लिए। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। कांग्रेस कहती थी हम सबके, पर उसी पे तुष्टिकरण की नीति चलती थी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सबको लेकर चल रही है, सबको सम्मान मिलेगा, किसी को इसमें तकलीफ नहीं है। जी ठीक है। अवनीश बुंदेला जी, चुनाव से आने पहले सीए का लागू होना, नोटिफिकेशन जारी होना, किस तरह से कांग्रेस देख रही है? ये तो हुआ 3 साल से चल रहा था, अब समय आया तो लागू होगा 3 साल। 2019 में इसको करके आज हम धार के भोजशाला पर चर्चा करेंगे, उसमें भी माननीय न्यायालय का एक निर्णय आया है, हम वो पढ़कर आए थे। यहाँ के पता चलता है कि उससे भी एक कहते ना, भाजपा को उससे भी बड़ा तीर मिल गया, बड़ा बाण मिल गया, ब्रह्मास्त्र मिल गया सीए। तो आप उस पर चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये विषय कोई आज का नहीं है, ये विषय 2017-18 से चल रहा था। नागरिकता रजिस्टर और सीए सारी चीज़ें थी। कई दिनों तक कई सारे संगठन शाहीन बाग में धरने पे भी बैठे रहे। ठीक है, आज मोदी जी को लगा कि अब इससे लाभ हो सकता है, कि मुझे लगता है कि बड़े ज़ोर शोर से प्रभु श्री राम, जबकि मुहूर्त नहीं था, खुद कई मठाधीशों ने भी कहा, शंकराचार्यों ने भी कहा कि जो मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ उसमें आप प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने प्राण प्रतिष्ठा कर, लगता वो भी काम नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में देश की परिस्थितियां चल रही हैं और जिस तरह से भाजपा के सांसद टिकट मिलने के बाद लोग वापस कर रहे हैं, प्रत्याशी लोग, कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, और जिस तरह से गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा जैसे लोग पहले ही कह रहे हमको चुनाव नहीं लड़ना, जिस तरह से, तो लगता है यही होगा। और जिस तरह से 2-3 सांसद पिछले 2 दिन में पार्टी छोड़ चुके, सिटिंग सांसद, तो लगता है यही बचा था। ठीक है, अच्छी बात है, हम तो बधाई देते हैं। अगर जिससे इनको लाभ हो रहा है, मुस्लिम भाई बहन जो भी हैं, और भी अन्य कई, सिर्फ मुस्लिम भाई बहन नहीं उस रजिस्टर में आप देखो, और भी कई अन्य धर्मों के, अन्य वर्गों के लोग हैं जिनको भी लाभ हो रहा है। हम अच्छी बात है भैया, उनको लाभ हो रहा है, हमें खुशी है उस बात की। लेकिन हम तो साफ कहते हैं, क्या चुनाव सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएंगे? क्या चुनाव जो किसान बैठा है, जिस पर आप गोलियां बरसा रहे हो, आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, क्या वो कोई मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? पिछले
5 साल की बात करें, 8.5 लाख वो स्टूडेंट जो पढ़ने विदेश गए थे वो नागरिकता छोड़ चुके हैं देश की। बाकी व्यापारियों की सारी बात करें तो 30 लाख से ऊपर का आंकड़ा जो देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। क्या ये कोई विषय नहीं है आपके लिए? क्या महंगाई आपके लिए कोई विषय नहीं है? दालों के दाम 250-300 रुपए हो गए, खाने के तेल के दाम 200 रुपए प्रति लीटर हो गए, क्या वो कोई विषय नहीं है? जिस तरह से SBI को यह कहना पड़ता है, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, और SBI ये कहता है कि हमको मात्र 22,000 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने जारी किए हैं, क्योंकि उसमें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें भी कहा है कि संगठित घोटाला है, जनतंत्र के लिए खतरा है। 16,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें तो SBI कहता है कि हमको 134 दिन चाहिए। तो ये बताता है कि सारी चीजें ऐसी हैं कि भाजपा को लगता है, मोदी सरकार को लगता है कि हाँ अब उनके दिन बड़े नजदीक हैं और वो जाने वाले हैं। 10 साल से जो सत्ता के शिखर पर बैठे थे और जिस तरह से लोकतंत्र का दुरुपयोग किया है, ये हम नहीं कह रहे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के विषय में कहा है कि जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसकी हत्या है। तो लगता है अब यही बचता है। अच्छी बात है भैया, हम कहीं इसके विरोध में नहीं है, हम तो साफ कहते हैं कि आप तो कांग्रेस पार्टी कि इसके सीए के विरोध में नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं भैया, हम कहीं जनता के विरोध में नहीं है, जहां जनहित है हम उसके साथ हैं। लेकिन हम कहते हैं विरोध में है या पक्ष में है, ये पूछ रहे हैं। क्या चुनाव, आप तो मुझे बताएं, क्या यही बचा है चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो आपके साथ अभी हाल सुन रहा है निर्णय, पार्टी लाइन आएगी तब मैं बोलूंगा। मैं तो अभी आपके जो सुन रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 15 मिनट पहले आपने, हाँ नहीं हुआ, 15 मिनट पहले आप बिल्कुल 15 मिनट पहले अगर आप टॉपिक बदल देंगे तो मैं इसके कहने में असमर्थ हूं। मेरी पार्टी लाइन जब मिलेगी तो मैं तो ये कह रहा हूं कि यही मुद्दे बचे तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की जो मोदी जी बात करते थे वो तो हवा हो गया है, कहीं उसकी बात ही नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, उन्होंने किसानों के लिए कहा था कि 27 रुपए प्रति क्विंटल दूंगा, 3100 दूंगा, कहीं कोई बात नहीं। लाडली बहनों से कहा था 3,000 रुपए प्रति माह दूंगा, कहीं कोई बात नहीं है। आपने कहा था कि अच्छी सड़कें दूंगा, अच्छे बांध दूंगा, लेकिन अवनीश जी का साउंड बढ़ा दीजिए, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर, मुझे थोड़ा कम आ रही थी यहाँ पे फोल्ड बैक पे। आपकी आवाज ठीक है, आपकी आवाज ठीक है, आपकी से कोई दिक्कत नहीं, ऑन ठीक जा रही है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा था कि मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार, बलात्कार रुक नहीं रहे। भाजपा के नेता आदिवासी के कपाट पर खड़े होकर पेशाब करते हैं। उसके बाद नई सरकार में नया मामला, बैतूल में एक आदिवासी को बेचारे को उल्टा करके, निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। तो ये बताता है कि भाजपा की सरकार ऐसे ही चलेंगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर मोदी जी को लगेगा कुछ और है, कुछ और लेके आएंगे। जवाब दीजिए आप। अपर्णा जी, देखिए आपने ये तो स्पष्ट कर दिया, और जिस प्रकार से विपक्ष को आपने भरपूर समय दिया है अपनी बात रखने का, और मैं भी अपेक्षा करता हूं इतना समय मुझे भी मिलेगा सत्ता पक्ष के कारण। देखिए, जिस मानवीय पहलू को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में संकल्प लिया था और अपने मैनिफेस्टो में ये विषय रखा था कि हम देश में आए हुए 3 राष्ट्रों से, चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू, सिख, जैन और पारसी ईसाई को प्रताड़ित किया गया और भारत में वो शरण दशकों से लेकर रखे हैं, वर्षों बरस से भारत में रह रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, आज उसको पूरा किया, और मानवीयता के लिए निश्चित रूप से ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ जिस अधिनियम को पारित कर मानवीयता के लिए बहुत बड़ा कदम है, और ये स्वागत योग्य है। जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, आज भी उनको रहने के लिए मकान लेने में समस्या आती थी, व्यापार करने में समस्या आती थी। तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है और देश इससे स्वागत कर रहा है। लेकिन चूंकि आज पढ़ाई करके अवनीश जी आए नहीं, पढ़ाई करके वो भोजशाला की आए थे, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि आपको जाकर भोजशाला का विरोध करना है और सरस्वती जी के मंदिर का विरोध करना है। तो आज पढ़ाई करके नहीं आए। आप देखिए कल इनका मंतव्य और जो वक्तव्य होगा वो अलग होगा, और सीएए का विरोध करते, सुनिए अपर्णा जी, ये विरोध करते नजर आएंगे। इंदौर की हमने तस्वीरें, हमारे सहयोगी मिथिलेश वहां पर है, उनके पास 7 आम लोग भी खड़े हैं, जरा उनका रिएक्शन सीएए पर जरा वो भी जान लेते ना, वो जरूरी है। जी मिथिलेश, ओवर टू यू। इस वक्त मेरे साथ में खास मेहमान भी मौजूद है, बलूचिस्तान के एक्स डिप्टी स्पीकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये क्या सोचते हैं सीएए अधिसूचना को लेकर, इनसे पूछते हैं। सर,
ऐतिहासिक फैसले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान और सिंध समाज के काफी लोग ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है। हम आदरणीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह की हृदय की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यह हमारी बहुत पुरानी मांग थी। इस CAA की मंजूरी के बाद हमारे बच्चों का भविष्य बन गया। हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख करके इस देश की सेवा मन से करने के लायक बनेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि इस देश की सेवा हो, इस देश की सेवा करें और इस देश को हमारा सारा समाज आधार कार्ड बनेंगे और इसके बाद एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, प्रणाम, चरण वंदना। अमित शाह जी, प्रणाम, चरण वंदना। आज हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने आज हमारे चेहरों पे खुशी ले आई। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है। और ऐसी एक तस्वीर में अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा वो तस्वीर दिखाइए। ये राजवाड़ा की तस्वीर देखिए। इस वक्त इंदौर में ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका इस रिपोर्ट के लिए। वहां जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया बताने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए किस तरह से आतिशबाजी वहां पर की जा रही है। जी मिलन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी आज चूंकि पढ़ाई कर कर आई नहीं है, उनकी राहुल गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी क्लास लेंगे और उनको बताएंगे कि हमको इस अधिनियम का विरोध करना है क्योंकि हमको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। इसीलिए ये विरोध करते भी दिखाएंगे, लोगों को भ्रमित भी करेंगे। क्योंकि इस कानून को लेकर, इस अधिनियम को लेकर जिस प्रकार से 2019 में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रखरता के साथ देश में वातावरण अराजकता का माहौल पैदा करने का असफल प्रयास किया कि देश में दंगे हो, फसाद हो, लेकिन ये इसमें असफल रहे और देश की जनता ने इसका जवाब दिया। तो कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि हिंदुओं का विरोध करें, हिंदू संस्कृति का विरोध करें, सनातन को एड्स कह दें और हिंदुओं को बलात्कारी कह दें, भगवा को बलात्कारी कह दें। इससे ही इनकी पढ़ाई पूरी होती है, पढ़ाई ये जाता है। इसलिए यही कहते हुए आपको दिखाई देंगे। उनके पास भी चले जाते हैं। सूर्य जी, अपर्णा जी, एक मिनट जी, एक मेहमान है, शामिल नहीं कर पाई अब तक में चर्चा, लेकिन हमारे भाई ने सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम की, बस यही मूल अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। बस यही मूल अंतर है। मैंने कहीं अपर्णा जी, मैंने कहीं बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, शामिल कर लेते हैं सर। लेकिन मेरे भाई मिलन ने सिर्फ एक ही बात की, जहर घोलने वाले, नफरत फैलाने वाली बात की। मैंने बेरोजगारी की बात की, मैंने युवाओं की बात की, अरे आपको पूरा मैंने महंगाई की बात की, मैंने तेल की बात की। रुक जाइए अवनीश जी, मिलन जी, प्लीज रुक जाइए, शांत हो जाइए। सूर्य जी, क्या ये चुनाव से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? मैंने मध्य प्रदेश के किसानों की बात की, मैंने भाजपा के भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन भाई मिलन ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात की। यही मूल अंतर है भाजपा और कांग्रेस। मिलन जी, अवनीश जी, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सर। एक और मेहमान शामिल कर लेते हैं उन्हें, प्लीज सर। थैंक यू सो मच। सूर्य जी, धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर शोषित होते हुए अल्पसंख्यक समाज को, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों इस्लामिक राष्ट्रों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहा था, उसको एक जीवन जीने के लिए मौका देने का जो ऐतिहासिक फैसला आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये बहुत 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 ही प्रशंसनीय है। दूसरी चीज, अब देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार की बात कर रहे थे, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को पहले यह सिखाइए कि एमएसपी और एमआरपी में फर्क होता है। एमएसपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस और एमआरपी मतलब एमएसपी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस। जिन लोगों को यही नहीं पता कि एमआरपी और एमएसपी क्या होता है, उन लोगों को सीएए और एनआरसी भी बराबर लगेगा। जबकि सीएए में देश के किसी भी नागरिक की किसी भी आधार पर कोई भी नागरिकता से छेड़छाड़ नहीं है। वो केवल और केवल धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में जहां वो परेशान हो रहे हैं, उनको भारत के अंदर नागरिकता का अरे मैथिल जी, अरे बोलो मैथिल जी, क्या हो?
रोकिए। राजनीतिक विश्लेषकों के भाजपा के दलाल दलाल से हो। माफी मंगवाइए। अरे भाजपा के दलाल हो कि राजनीतिक विश्लेषक हो। मैं जल्दी देखिए किसी की आवाज नहीं आ रही है। मैं जल्दी ये बताए विकलांग हो चुके लोग क्या है आप, मानसिक रूप से क्या विकलांग हो, हैं, विकृत हैं। दलाल हो के भाजपा के कैसे नेता शब्दों का हो? इस्तेमाल कर रहे हैं अवनीश जी? अरे अवनीश बिल्कुल जी मैथिल जी के लिए यही शब्दों का निंदक न्याय रखिए। मैथिल जी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ये पढ़ाई करके आलोचना सुन लीजिए लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। यहाँ नहीं चलेंगे ऐसे शब्द। ये भाजपा के दलाल हैं। कीजिए, मुझे पूरा समय दीजिए। भाजपा के दलाल हैं ये। आप नहीं, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं अवनीश जी? आपसे उम्मीद नहीं है। जब देखे जब राजनीतिक विश्लेषक सीधे हमारे नेता पर अटैक करेंगे, नहीं, मैं ये मानता हूं कि भूल जाएंगे मर्यादित दलाल ही साबित हो रहे हैं। शब्दों की मर्यादा भूल जाएंगे क्या अवनीश जी? बड़ा सम्मान करता हूँ अंजना जी, अंजना जी। अपर्णा सर, अपर्णा नाम तो याद रखा कीजिए। अरे यार सॉरी, उपस्थित थे। अपर्णा जी आप अपनी जी रुकिए, शांत हो जाइए। सूरज जी को सुन लीजिए पहले पूरी बात। लेकिन ये तो दलाल ही करते हैं। यही भाषा अवनीश जी करते हैं। मुझे आपको आदरणीय ये मैं मैथिल जी। आपको आखिरी बार चेता रही हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। तो मैथिल जी को मुझे नहीं, समझाइए आपको हटाना कि पड़ेगा स्क्रीन से। मैथिल जी को समझाएं कि राजनीतिक विश्लेषक होने का अरे धर्म आप निभाएं। उनकी ये आलोचना इस कर तरह सकते की हैं, अधिकार है आपको, लेकिन शब्दों का ख्याल रखिए ना। नहीं, देखिए अपर्णा जी, अरे भैया मुझे मत होता है बताओ, जो तुम राजनीतिक किस विश्लेषक क्या है, नहीं हूँ। पत्रकार है, उन्हें कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे। अरे अब तुम ठीक पर है, मत उनकी आओ। बात मैं तो सुन लेते हैं मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं मैथिल जी, मैं तो आपका आदर कर रहा हूं, आप तुम करके बात कर रहे हो। बस यही तो शैली है जो अंदर आपके अंदर भरा है, उसको निकालिए। हम कह रहे हैं भाजपा का पट्टा पे नहीं है ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके बाद चर्चा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। हम तो 5-5 लोगों से लड़े हैं, अपर्णा जी के साथ बैठकर लड़े हैं, भाजपा के 2-2 प्रवक्ताओं से, एक विधायक थे, एक प्रवक्ता जी, हम तो 2-2 से लड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक से और लड़ लेंगे। लेकिन पता तो हो कि सामने राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं वो भाजपा के हैं। ऐसे छुप कर मत आइए जनाब, खुले तौर पर आइए, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैथिल जी ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, 1 मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए सब। बदतमीजियों को बंद कराइए, ये चैनल की प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा को गिरा रहे लगातार। साफ कह रहे हैं अपर्णा जी। अवनीश जी शांत हो जाइए, तुम करके जी। नहीं शांत हो जाइए 1 मिनट। मैथिल जी आप अपनी बात रख पाए तो रखिए, क्योंकि आपकी आवाज में ग्लिच आ रहा था बार बार। देखिए, मेरा कहना यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने अभी चुनावों में किस प्रकार से कांग्रेस को पानी पिला पिला के उनको उनकी हैसियत बताई है, यह सर्वविदित है। ये लोग खूब प्रोपेगेंडा रचे, लेकिन उसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। और अभी ये कह रहे हैं कि टिकटें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 1 सीट आपकी नहीं आ रही है, 1 सीट मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, आज इस चैनल पे लिखवा लीजिए। और आप मुझे दलाल कहिए, नहीं तो शब्दों की मर्यादा का सभी लोगों को ध्यान रखना है। सूरज जी आप भी मत बोलिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ना वो आपके लिए कहे ना आप अपने आप के लिए करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बार डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था मेरे पास और खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।